हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। बच्चों, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं। लाइफ प्रोसेस वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हमने फोटोसिंथेसिस मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके। फोटोसिंथेसिस का एक लास्ट टॉपिक, एक्चुअली वो लास्ट टॉपिक भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन फिर भी कभी कभी इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ये आता है कि रॉ मेटीरियल फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये पूछ लिया जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ता है? तो इट इज वेरी इजी। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं? सनलाइट होती है, टेम्परेचर होता है, CO2 होता है, वाटर होता है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अगर इन सारे रॉ मटेरियल्स को हम बहुत ज्यादा या बहुत कम कर दें तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? पहला फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली लाइट। लाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लाइट अगर बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत तेज धूप निकली हुई है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत जल्दी जल्दी होगा, एट वेरी फास्ट रेट। ठीक है। और मान लो बहुत काले बादल छाए हुए हैं और बहुत कम लाइट आ रही है, डिम लाइट आ रही है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अब देखो, लाइट क्या है? अगर ब्राइट सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट है, इससे क्या होगा? इट एंश्योर्स फास्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ब्राइट सनलाइट एंश्योर्स फास्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो डिम लाइट होगी उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत स्लो हो जाएगा, वो बहुत धीरे धीरे खाना बनेगा फिर। ओके। अब इसमें कुछ स्पेशल कलर्स भी होते हैं लाइट के, हमें सबको पता है। जैसे स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर का, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ये सब लाइट होती है एक व्हाइट लाइट में। तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स ब्लू एंड रेड लाइट। ब्लू एंड रेड लाइट, तो उसमें लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस is fastest under blue and red light। ब्लू और रेड लाइट के अंडर फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा, मतलब अगर हम किसी प्लांट के ऊपर ब्लू कलर की लाइट डाल दें या रेड कलर की लाइट डाल दें तो वो सबसे तेजी से उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करेगा। ओके। ग्रीन लाइट में अब हम लिखते हैं फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके। जो हमारे जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट होता है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंखों में जाती है, तभी तो वो ग्रीन कलर दिखाई देता है ना। पता है ना कि कलर हमें किस तरह से दिखाई देते हैं? कोई भी कलर, अगर मुझे कोई भी कलर, मान लो ब्राउन कलर है या रेड कलर है, येलो कलर है, मुझे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, इट मींस क्या है कि वही कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां से, वो मेरी आंखों में जा रहा है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो फिजिक्स का पार्ट है। अभी देखो बस इतना यहां पर है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें तो लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है ना, तभी तो एनर्जी मिलती है उनको। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। बस इसमें इतना याद रखना है। ओके।
नाउ सेकंड है टेम्परेचर। सेकंड इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई है, देखो फोटोसिंथेसिस जो है नॉर्मली, जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक ठीक ठाक बना रहता है। 40 या 45 से ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर बहुत कम चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो भी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो बस टेम्परेचर में इतना ही है, मतलब एक बैलेंस्ड टेम्परेचर होना चाहिए, 30 से 40 या 45 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो इस रेंज में अगर टेम्परेचर होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है, फास्टेस्ट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है, 25, 20, 15, 10, फिर 0 माइनस में चला जाएगा, तो वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता जाएगा। और 45 से अगर ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो भी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो उस केस में जो एंजाइम्स होते हैं, ग्रीन लीव्स में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था आपको कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन, वो जो प्रोटॉन्स वगैरह बनते हैं उनका कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में एंजाइम्स का रोल होता है, उसमें लाइट का रोल नहीं होता। तो जो फाइनली कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, these carbohydrates are formed due to action of high enzymes। तो अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम हुआ तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी, उनकी कैपेबिलिटी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट भी बहुत कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टेम्परेचर क्या होगा, अगर इसको शॉर्ट में लिखते हैं, टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, एंड वेरी लो है, टेम्परेचर अगर हाई है या लो है तो इफ टेम्परेचर इज हाई और वेरी लो देन जो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस विल बी लो। हाँ ठीक है, ऐसे लिखते हैं, देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो स्पीड है फोटोसिंथेसिस की, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी लो। रीजन भी लिख लेते हैं, बिकॉज एट extreme temperatures activity of enzymes present in leaves get reduced। ठीक है, एक्टिविटी उनकी रिड्यूस हो जाती है एंजाइम्स की। तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, CO2। CO2 भी एक इंग्रेडिएंट, एक रॉ मटेरियल होता है। अगर CO2 बहुत ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होगा, CO2 कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है ना? अब देखो CO2, अगेन CO2 अगर ज्यादा है, एरो ऊपर की साइड है मतलब ज्यादा CO2 है, इसका क्या मतलब है? तो जो फोटोसिंथेसिस होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर CO2 की क्वांटिटी कम है तो जो फोटोसिंथेसिस है ये भी कम होगा। ठीक है, तो जहां पर CO2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो वहां समझो कि फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि बहुत कम है। तो दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम ही होगा। ठीक है, लेकिन नेचर अपने आप को बैलेंस करके चलती है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, लाइट तो बहुत ज्यादा है, लाइट की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर भी नॉर्मली रहता ही है, हमारे कंट्री में तो 40-30 डिग्री के अराउंड इसी रेंज में रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वाटर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ना, सारे फैक्टर्स मिलके फोटोसिंथेसिस को एक बैलेंस्ड वे में
करते रहते हैं, तो हमें फिर कमी महसूस नहीं होती ऑक्सीजन की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा ना, तो इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? लास्ट वन इज वाटर। लास्ट वन इज वाटर, H2O लिख देते हैं। तो वाटर में मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल कि अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो फिर जो ऊपर जो वाटर जाता है किसमें, लीफ में, और वाटर लीफ में जाकर स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, अगर वाटर कम है सॉइल के अंदर तो बहुत कम पानी ऊपर जाएगा, बहुत कम पानी ऊपर जाएगा तो बहुत कम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्प्लिट होगा, तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो डिक्रीज हो जाएगा। लेस वाटर मींस लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोर वाटर मींस फास्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम देखो न्यूट्रिशन का पार्ट कर रहे हैं ना, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है कि फूड का इनटेक, फिर उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल्स की बॉडी हो। तो फूड में हम क्या ले रहे हैं एक्चुअली? फूड में हम न्यूट्रिएंट्स ही लेते हैं ना। हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो जंक फूड खा रहे हैं, चाहे वो हम ग्रीन प्लांट्स खा रहे हैं, या फिर हम नॉन वेज खा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स दो टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स मेनली। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स को भी कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? न्यूट्रिएंट्स को भी कैसे डिफाइन करेंगे? मैं यहां पर लिखूंगा नहीं क्योंकि ये 6th-7th क्लास की बातें हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स इन आवर फूड दैट वी रिक्वायर, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर द सर्वाइवल। तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को चाहिए जिंदा रखने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए। तो उन्हीं कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़े वो मैं अभी बता देता हूं। कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स। जैसे एक होते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एंड सेकंड, ये ऐसे लिख लेते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, राइट। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, CO2। अब प्लांट के लिए तो CO2 एक न्यूट्रिएंट ही हुआ ना, प्लांट के लिए CO2 एक न्यूट्रिएंट ही हुआ, तो वो क्या हो गया? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हो गया प्लांट के लिए। वाटर प्लांट के लिए भी जरूरी है, हम लोगों के लिए भी जरूरी है, तो ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, CO2 है, और कुछ मिनरल्स है, जैसे हम लोग भी तो खाने में मिनरल्स लेते हैं ना, हमें आयरन भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, ये सारे क्या है? मिनरल्स ही तो है। हमें मैग्नीशियम भी चाहिए, ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये मिनरल्स हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। हालांकि ये मिनरल्स हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। सोडियम की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो भी बीमारी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाए तो भी बीमारी हो जाती है। तो ऑल दीज minerals are required in very very small quantity but they are required, ठीक है। तो कुछ मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ओके, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर इन द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, बस ये 3-4 याद रखो, काफी है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है? विच आर
directly derived from living organisms like plants and animals. For example, organic nutrients are obtained from plants and animals. For example, अब ये सबको पता होगा, हम जो भी खाना खा रहे हैं या तो नॉर्मली हम वेज होते हैं या नॉन वेज होते हैं, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, यही सब होता है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में आता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, राइट, प्रोटीन्स, तो ये सारे क्या है, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, उनमें कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, ये वाले मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन उनको फिर भी हम ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे, वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसे ऐसे लिखते हैं, बल्कि देखो ऐसे लिखते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पहली क्लास में मैं बता चुका हूं, ओरली बता देता हूं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसे सबको पता होगा। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इट कैनॉट मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, अपना खाना वो खुद नहीं बना सकता, या तो प्लांट से लेगा या फिर एनिमल से लेगा। दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ मेनली हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ three types. Heterotrophic nutrition is of three types. It can be categorized as holozoic nutrition, saprophytic nutrition, and parasitic nutrition. ये तीन तरह के मेनली न्यूट्रिशन होते हैं हेट्रोट्रॉपिक में। ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो 10th के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं बताए थे। ऑटोट्रॉपिक के भी दो होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक भी होता है। मतलब जो प्लांट्स हैं वो केमिकल की हेल्प से भी खाना बना सकते हैं और लाइट की हेल्प से भी खाना बनाते हैं। तो हमें अभी लाइट का ही पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेनली हम इनकी बात करेंगे। होलोजोइक में क्या होता है, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं ना, जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, वो होलोजोइक है। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं और इवन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे होलोजोइक करते हैं। कैसे? दे टेक सॉलिड फूड मटेरियल, ठीक है, और फिर उसको हम धीरे धीरे उसको कट करके, ग्राइंड करके, क्रश करके उसे हम लिक्विड फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। और कौन करता है? हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम। हमने फूड खाया, ठीक है, फूड खाने के बाद वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, फिर एसिमिलेट होगा, फिर वही खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर थ्रोन आउट हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, बेसिकली वी टेक कॉम्प्लेक्स फूड, then we convert it into simpler food which is called digestion. Then this digested food is absorbed, assimilated and finally thrown out. Undigested food finally thrown out. बोलो बात समझ में आई? इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। लिख लेते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, in this complex food
is taken by organism convert it into simpler food. ठीक है, सिंपलर फूड एंड फाइनली this food is absorbed and assimilated. This is called holozoic nutrition. For example, किस में होता है holozoic nutrition? This holozoic nutrition happens in amoeba, humans, etc. अब ह्यूमंस के आगे एनिमल्स भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, टाइगर, लॉयन, कैट वगैरह, सब में होलोजोइक ही होता है। बात समझ में आ गई ना? व्हाट इज सैप्रोफाइटिक? सैप्रोफाइटिक में क्या होगा? सैप्रोफाइटिक में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपना खाना वहां से डराइव करते हैं। डेड एंड डिकेइंग, रॉटन, जो सड़ा हुआ गला हुआ खाना जो होता है वहां से अपने खाने को वो डराइव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंगस, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, जैसे डेड बॉडी पड़ी हुई है उसको खाते रहते हैं। समझ में आ रही बात? जो रॉटन फूड है, जो खाना खराब हो गया है, वहां से अपना खाना खाते रहेंगे। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें होलोजोइक जैसा कुछ नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं होता कि पहले कॉम्प्लेक्स फूड लिया फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे। एक्चुअली डाइजेशन तो वहां भी होगा, लेकिन वो एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, होलोजोइक से बिल्कुल अलग है। होलोजोइक एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ही होलोजोइक होता है। कॉम्प्लेक्स फूड लिया फिर उसको डाइजेस्ट किया फिर एब्जॉर्ब किया, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं होलोजोइक में। सैप्रोफाइटिक में वो सब नहीं होता। सैप्रोफाइटिक में बस क्या होगा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को वो खाएंगे, बेशक वो डाइजेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि एनर्जी तो फंगस को भी चाहिए ना, बैक्टीरिया को भी चाहिए, तो उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उसमें भी ये स्टेप्स होते हैं। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सैप्रोफाइट? डिफरेंस ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड को लिया जाता है, ठीक है, इसमें डेड एंड डिकेइंग फूड को लिया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई डेड एंड डिकेइंग फूड नहीं होता। हम लोग मान लो अगर रोटी दाल चावल खा रहे हैं तो वो डेड एंड डिकेइंग थोड़ी हुआ, किसी की डेड बॉडी थोड़ी है वो। लेकिन सैप्रोफाइटिक में डेड बॉडी हो गया या कोई रॉटन डिकेइंग जो खराब हो गया है कोई भी मटेरियल, वहां से वो खाना डराइव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, इन दिस एन ऑर्गेनिज्म टेक्स its food from dead and decaying matter, ठीक है, वहां से खाना लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन होते हैं ऐसे, फंगस हो गया जिसको हम फंगाई लिख देते हैं, प्लूरल क्या है इसका, फंगाई। और क्या, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। फंगस जानते हो ना, जैसे ईस्ट पाउडर होता है, ईस्ट सुना है कभी? ईस्ट का एक पाउडर होता है जो खाने में भी यूज होता है, ये जो जैसे भटूरे वगैरह बनते हैं, ठीक है, और जो बेकरीज होती हैं उनमें भी केक्स वगैरह पेस्ट्री वगैरह उनमें ईस्ट डाला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। फंगस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो मशरूम होता है वो भी फंगस ही है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए सैप्रोफाइटिक के। क्लियर हो रही है ना बात? चलो नेक्स्ट आता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होगा, ये भी बड़ा इजी है। पैरासाइटिक में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है विदाउट किलिंग इट, वो होता है पैरासाइटिक। जैसे लीच का नाम सुना है? लीच चिपक जाती है ऐसे स्किन के ऊपर, ठीक है, तो वो हमारा ब्लड सक करती रहती है, तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। उसने हमें मारा नहीं है, किल नहीं किया, हम जिंदा हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर से ब्लड को सक कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया।
तो अंतर है ना पैरासाइटिक में और सैप्रोफाइटिक में, या पैरासाइटिक और होलोजोइक में। होलोजोइक में तो हम थोड़ी किसी का खून चूसते हैं, हम क्या करते हैं, हम तो रोटी दाल चावल खा रहे हैं, या फिर अगर नॉन वेज खाने वाले हैं तो वो मार के खाते हैं। ठीक है, जिंदा चिकन थोड़ी कोई निकल जाता है ऐसे ही, पहले उसको मारा जाता है भाई, फिर उसको पकाया जाता है, फिर खाते हैं। ठीक है ना, तो ये पैरासाइटिक से तो बिल्कुल अलग हो गया। पैरासाइटिक में क्या है, पैरासाइटिक जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड डेराइव करेगा बेशक, लेकिन विदाउट किलिंग, मारेगा नहीं, रहम दिल होता है, मारता नहीं है किसी को। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये सिर्फ ऐसे ब्लड को सक करेगा। तो क्या होगा इसमें, इन दिस ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स विदाउट, ये लिखना जरूरी है भाई, विदाउट किलिंग इट, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे बिना वहां से फूड लेता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जैसे मान लो मस्किटो हमारे ऊपर बैठ गया आके, मस्किटो भी आ सकता है, वो भी पैरासाइटिक में आ सकता है। तो मस्किटो तो भाई बहुत काटते ही हैं, मच्छर तो काटती हैं सबको, डेली डेली काटते हैं। तो क्या होता है उसमें, उसने हमें मारा थोड़ी है। वो बात अलग है कि किसी को डेंगू मलेरिया हो गया, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, मारने के बाद अगर फूड डेराइव कर रहा है तो वो पैरासाइटिक नहीं है, वो पहले हमारे ऊपर बैठ गया, ब्लड ही तो सक कर रहा है ना बेचारा, खून चूस रहा है हमारा, तो ये पैरासाइटिक हो गया। राइट, अब इसमें क्या होगा, पैरासाइटिक में एक तो होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट, एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। मस्किटो हमारे ऊपर बैठा, हम तो होस्ट हो गए। होस्ट कौन होता है, जो मेहमान नवाजी करता है, मेजबान जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हम उसके मेहमान हैं, आजा भाई हम तुझे दावत देंगे, अब दावत ही देते हैं हम उसको, वो खून पीता रहता है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक मस्किटो हमारे ऊपर आकर बैठ गया, या फिर लीच, लीच का नाम सुना होगा ना, नीच नहीं, लीच लिखा हुआ है। हाँ, कभी बोलो कि क्या सर नीच नीच कर रहे हो, लीच, लीच जिसको जॉक बोलते हैं हिंदी में। तो अगर वो चिपक जाता है हमारे बॉडी से ऐसे, और फिर वो हमारा, वो भी खून पीता रहता है, बड़ा गंदा लगता है। तो ये जो लीच है ये क्या हो जाएगा, पैरासाइट, एंड वी आर द होस्ट, मतलब जहां से वो फूड डराइव कर रहा है वो तो होस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन दिस न्यूट्रिशन organism which is taking its food is called parasite, जो खाना ले रहा है वो पैरासाइट हो जाएगा, एंड organism from which parasite is taking its food is called host। समझो, लैंग्वेज को समझो क्या लिखा है मैंने, ऑर्गेनिज्म विच इज टेकिंग इट्स फूड इज कॉल्ड पैरासाइट, जो खाना ले रहा है अपना, डेराइव कर रहा है, वो पैरासाइट हो गया। एंड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट इज टेकिंग इट्स फूड, जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट अपना खाना ले रहा है, मच्छर कहां से ले रहा है खाना, हमसे ले रहा है, तो हम कौन हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। बोलो क्लियर हो गई बात। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, लीच, मस्किटो, ठीक है, और भी कुछ होता है क्या, देख लेना, लीच सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अच्छा, उसमें भी होता है, प्लांट में भी होता है कस्क्यूटा, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं, पैरासाइटिक का ये एग्जाम्पल लिख लो, लीच है एक, कस्क्यूटा प्लांट, प्लांट में भी पैरासाइट होता है, सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो फिर वो खाना कहां से लेंगे, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे क्लाइंब कर जाते हैं,
कवर कर लेते हैं उस प्लांट को और वहां से अपना खाना लेते रहते हैं। फ्री में जुगाड़ हो गया खाने का। ठीक है, तो ये कस्कुटा प्लांट भी एक तरह से पैरासाइटिक प्लांट ही है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हुआ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं। नाउ हमें डिटेल में पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमें डिटेल में पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आओ पढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने एग्जांपल दिया था अमीबा। अमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और 10th के सिलेबस में अमीबा का न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन का न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहले अमीबा का देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो इसका मैं प्रॉपर डायग्राम से समझाऊंगा। एग्जाम में अगर डायग्राम से तुमने इसको बनाया, अच्छे से समझाया, वेल लेबल्ड डायग्राम हुआ, एवरी इंफॉर्मेशन अगर उसमें हुई तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई थ्योरी तुम लिखो 4-5 लाइन की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, ये है हमारा अमीबा। अमीबा सबने देखा होगा, माइक्रोस्कोप में तो देखा ही होगा भाई। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। ये हमारा नॉर्मल अमीबा है। अमीबा कहां पाया जाता है? मेनली इट इज फाउंड इन डर्टी वाटर। जैसे कहीं रेन वाटर है, बाहर इकट्ठा हो गया बहुत दिनों का, या फिर क्या बोलते हैं, गंदे नाले का पानी है, या फिर पॉन्ड वाटर है, रुका हुआ पानी है, वहां पर मेनली अमीबा पाया जाता है। फ्रेश वाटर में, रिवर वगैरह में, फ्रेश और फ्लोइंग वाटर में ज्यादा ये नहीं पाया जाता। ठीक है, ये अमीबा है, नॉर्मल अमीबा है। नाउ व्हेन इट्स फूड कम्स नियर टू इट, जब इसका खाना इसके पास में आएगा। अच्छा, इसका खाना क्या होगा भाई? ये तो खुद ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये क्या खाना खाता होगा? ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को ही खाएगा। ऑब्वियसली उन्हीं को खा पाएगा, ये खुद ही इतना छोटा है। अब इससे भी छोटे अगर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ये उन्हीं को खा पाएगा ना। तो इससे भी छोटा क्या हो सकता है? बैक्टीरिया ही हो सकता है ना। ये खुद में ही एक सिंगल सेल है, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इससे भी छोटा होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को खाता है मेनली, इसका मनपसंद खाना है। नाउ अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस हमने बना दिया। यहां पे एक फूड पार्टिकल आ गया। दिस इज फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल कौन सा है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। एग्जाम में अगर सिर्फ फूड पार्टिकल भी लिख दोगे तो चलेगा। अब इसके पास में फूड पार्टिकल आ गया। नाउ हाउ इट एनगल्फ्स, एनगल्फ्स मतलब कैसे निगल लेता है उसको, फूड पार्टिकल को, वो देखो कैसे निकलता है। ये क्या करेगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। जैसे ही मेरी दो फिंगर्स है ना, दिस वन एंड दिस वन, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और ये फूड पार्टिकल यहां पर है। तो ये क्या करेगा, ऐसे फिंगर लाइक को ऐसे बंद करने की कोशिश करेगा और फाइनली इसको पूरा बंद कर लेगा। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, अब अंदर फंस गया। ठीक है, अंदर फंस गया, ऐसे बनाया उसने, और ये पार्टिकल बीच में है कहीं, तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, फिर पूरा ऐसे बंद कर लेगा और ये बंद हो जाएगा पूरा। अब मेरी उंगली अंदर फंस गई है, दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया अंदर फंस गया है, अब वो बाहर नहीं आ सकता। यही सब होता है इसके अंदर। अब इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल स्यूडोपोडिया। इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। देखो थर्ड डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारा हुआ, और कैसे बनाए? हम्म
ऐसे बना लेते हैं। ये बन गया। देखो अब ये जो बैक्टीरिया था, ये जो फूड पार्टिकल था, देखो पहले इसकी नॉर्मल शेप थी, नॉर्मल शेप थी। अब ये क्या करेगा, बड़ी चालाकी दिखाएगा। इसको कैसे पता है कि ये मेरा खाना है और मुझे इसको खाना है? कौन? हमें तो ब्रेन से पता चलता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड इन आवर बॉडी बाय ब्रेन। अब इसके पास ब्रेन क्या है? इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई खाना आ गया, खाओ। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इसको सब कुछ पता चलता रहता है। तो ये जो इसका नॉर्मल बॉडी सरफेस है, अभी तो देखो नॉर्मल शेप में है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये पीछे चला जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे पीछे चला जाएगा। अगर इसको हटा दें तो ये बन गया ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे इसका जैसे मुंह होता है, हमारा माउथ होता है, उस तरह से बन गया माउथ। बन गया ना ऐसे, जैसे मैंने यहां बनाया है, ऐसे बन गया। तो इस तरह से चालाकी करता है। अब इसने ऐसा शेप बना लिया, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये अंदर आकर ऐसे फंस गया। अभी भी देखो थोड़ा सा गैप है बीच में, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। फोर्थ स्टेप में हम पूरा इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इस वर्ड का मतलब क्या है? देखो, स्यूडो का मतलब होता है फेक, नकली, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है लेग्स। ये जो उसके लेग्स हैं, जो पैर हैं इसके, वो नकली हैं। ठीक है, जब एक बार फूड अंदर चला जाएगा तो ये पैर भी गायब हो जाएंगे, ये अपनी फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। शेप तो एक्चुअली इसकी कुछ होती नहीं है, लेकिन ये ऐसा नॉर्मली आ जाएगा जैसा ये है। ठीक है, ऐसा नहीं रहेगा। ये कब तक रहेगा? जब तक ये फूड को लेगा और अंदर नहीं पहुंचा देता, बस तब तक ये है। तो इसके सचमुच के लेग्स नहीं है, एक्चुअल के नहीं है, रियल नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फेक, नकली, पोडिया का मतलब लेग्स। राइट? ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? ये है न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, ये स्यूडोपोडिया है। ये क्या हो गया? फूड पार्टिकल इज एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है फंस जाना। फूड पार्टिकल इज एंटेंगल्ड इन स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया में फूड पार्टिकल अटक गया, फंस गया। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा? अब ये देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे हो गया ये, अब ये बंद हो जाएगा। ऐसे था इसका, इसने ऐसे किया और ये बंद हो गया। बंद होने के बाद फूड पार्टिकल अब अंदर फंस जाएगा पूरी तरह से। तो फोर्थ स्टेप में ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। अच्छा, इसमें लाइसोसोम भी बना देते हैं। दीज आर सम लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का बहुत काम होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, अमीबा भी तो एक सेल ही है ना। तो सेल के अंदर तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, लाइसोसोम भी होगा। अभी लाइसोसोम का क्या फंक्शन है वो मैं बताऊंगा अभी। और फूड वैक्यूल भी होता है। फूड वैक्यूल हम स्टार्टिंग में नहीं बनाते नॉर्मली, हम तब बनाते हैं जब ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है, उसको शो करने के लिए। अब देखो, ये हुआ हमारा, ये देखो ये दोनों जो लेग्स हैं स्यूडोपोडिया, वो पूरी तरह से बंद हो गए और ये यहां पर आ गया इसके मेम्ब्रेन की तरफ, मेम्ब्रेन तक आ गया फूड पार्टिकल। तो यहां पर लिखेंगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया इज क्लोज्ड। ठीक है, ये वही हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा और ये लाइसोसोम हो जाएंगे। ओके, तो स्यूडोपोडिया इज क्लोज्ड, स्यूडोपोडिया बंद हो गया। अब ये जो फूड पार्टिकल है मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे अंदर एंटर करेगा। तो जैसे ही ये स्यूडोपोडिया से बंद हो गया, अब ये फिर डिसॉल्व हो जाती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ना पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है और ये नॉर्मल शेप में आ जाएगा लाइक दिस, एक सिंगल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो फूड पार्टिकल है ये अंदर आ चुका है और ये अमीबा अपने नॉर्मल शेप में आ गया। ये इसका वही न्यूक्लियस हो गया, ये क्या हो गए? लाइसोसोम हो गए।
लाइसोसोम, दिस इज न्यूक्लियस। नाउ अब जो फूड पार्टिकल अंदर आया है, अब हम दिखाएंगे ये फूड वैक्यूल को। दिस इज फूड वैक्यूल एंड दिस इज फूड पार्टिकल। दिस इज फूड पार्टिकल, ये अंदर फूड पार्टिकल है और ये फूड वैक्यूल है। जैसे ये फूड पार्टिकल अंदर एंटर करेगा साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर एंटर करेगा, तो ये सीधे कहां जाएगा, एक वैक्यूल में जाएगा। एक बैग है, एम्प्टी बैग है, उसके अंदर जाएगा। उस बैग को हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। स्टेप क्लियर हो गया? फूड पार्टिकल हैज एंटर्ड इनटू दिस फूड वैक्यूल, यहां पर इसका डाइजेशन होता है। नाउ फूड वैक्यूल क्या काम करेगा, फूड वैक्यूल इन लाइसोसोम से कनेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये जो आसपास के जितने भी लाइसोसोम है ना, ये फूड वैक्यूल के पास आके अटैच हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब हम जानते हैं कि लाइसोसोम के पास पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो वो अपने एंजाइम्स फूड वैक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। फूड वैक्यूल के पास अपना कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम कहां से लेता है, लाइसोसोम से लेता है। तो ये फूड वैक्यूल है और ये लाइसोसोम है, दोनों आपस में अटैच हो गए, मर्ज हो गए। ठीक है, तो जैसे ही ये ऐसे अटैच हो जाएंगे, मर्ज नहीं बोलेंगे, मर्ज होने का मतलब तो मिलके एक सिंगल बन गया, नहीं मर्ज नहीं बोलेंगे, सॉरी गलत वर्ड। हम क्या बोलेंगे, सिर्फ अटैच हो गए। ये हमारा क्या है, ये हमारा फूड वैक्यूल है, ये हमारा लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम इसके पास आके अटैच हो गया। ओके, अब इस लाइसोसोम ने इसे क्या दे दिया, अपना एंजाइम दे दिया। तो वो एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है और उस एंजाइम्स की वजह से ये जो फूड पार्टिकल है ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया क्या, दिस इज न्यूक्लियस, ये फूड वैक्यूल, और ये क्या है, ये हो गया हमारा लाइसोसोम। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं लाइसोसोम कंबाइंड विथ फूड वैक्यूल and give their enzymes to vacuole, वैक्यूल को अपने एंजाइम दे देते हैं टू डाइजेस्ट द फूड। दिखाई दे रहा है नीचे का जो मैंने लिखा है, हाँ ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, लाइसोसोम कंबाइंस विद फूड वैक्यूल एंड गिव देयर एंजाइम्स, अपने एंजाइम्स दे देता है ये फूड वैक्यूल को टू डाइजेस्ट द फूड। अब ये फूड यहां पर अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट का मतलब क्या, ये अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, हमने 6 स्टेप्स पढ़ लिए। अब एक लास्ट स्टेप देखते हैं। अब ये फूड डाइजेस्ट हो चुका है, लास्ट स्टेप में देखते हैं ऐसे, वैसे तो स्टेप्स बहुत सारे बना सकते हैं हम अपनी मर्जी से। ये क्या है, वैक्यूल है। अब ये जो फूड है मींस ये क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट एंड एब्सॉर्ब्ड बाय द अमीबा। अब ये जो डाइजेस्ट हुआ है इसके अंदर फूड, वो बाहर आएगा, ऐसे बाहर निकलेगा। जैसे वो बाहर निकलेगा तो साइटोप्लाज्म और वॉल्स के पास आके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब पूरा अमीबा जो भी सेल है, पूरे अमीबा में वो एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड जब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अब यहां पर तो एक सिंगल सेल ही है बॉडी इसकी जो भी है, तो इस सिंगल सेल में वो डाइजेस्टेड फूड डिस्ट्रीब्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन।
एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? देखो यहां से जो डाइजेस्टेड फूड निकला है वो पहले वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है। वॉल्स मतलब ये जो बाउंड्रीज हैं अमीबा की, ये डाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये इधर, ये इधर, यहां पर और यहां पर। मतलब ये डाइजेस्टेड फूड कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है पहले वॉल्स के पास, ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं डाइजेस्टेड फूड इज कमिंग आउट एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा वॉल्स। अमीबा की जो वॉल्स है वहां पर ये जा रहा है, ठीक है। तो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया। नाउ अब क्या होगा? एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो। वंस द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स बाय द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, देन इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अमीबा। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो साइटोप्लाज्म के थ्रू उसमें मिक्स होते होते पूरे अमीबा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, एसिमिलेशन हो गया। अच्छा, एसिमिलेशन क्यों होता है? ताकि वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो सर्वाइव करे। लास्ट वन इज, लास्ट स्टेप जो है इसका वो है कि कुछ फूड वैक्यूल के अंदर भी अनडाइजेस्टेड रह जाता है। ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता जैसे हमारे अंदर होता है, ऐसे यहां पर भी होगा कि सारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। देयर इज सम very little amount of food is left which is undigested. This undigested food again comes out of food vacuole and it is thrown out of the body. ये जो undigested food है ये membranes के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। This is called egestion. This is called egestion. बात समझ में आ गई? यहां पर ये फूड का इंटेक हो रहा है ना, फूड का इंटेक हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेक्शन का मतलब क्या? फूड का इनटेक, राइट। तो ये क्या है? यहां पर लिख देंगे इंजेक्शन। ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है? इंजेक्शन हो रहा है। द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। एक्चुअली हेटेरोट्रॉफिक ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेक्शन, सेकेंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड लास्ट वन फिफ्थ होता है इजेशन। अब ये हम इस डायग्राम में सारे स्टेप्स देख चुके हैं। इंजेक्शन का मतलब फूड का इंटेक, इनटेक ऑफ फूड अंदर लेना बॉडी के अंदर। हम लोग मुंह से खाते हैं और ये कैसे खा रहा है? मेम्ब्रेन के थ्रू खा रहा है। खा तो रहा है ना, अंदर तो ले रहा है बॉडी के, तो दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होगा? अगेन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन इसमें भी हो रहा है, यहां पर डाइजेशन हो गया, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होना बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद एसिमिलेशन, जो हमने डायग्रामेटिकली शो नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। एसिमिलेशन का मतलब क्या? जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब यहां पर बॉडी क्या है? एक सिंगल सेल है, तो मतलब यहां से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है बाय दीज वॉल्स, दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द होल सेल। पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो इक्वली, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप इज इजेशन। इट इज द throwing out of undigested food। अब अमीबा में भी यही होता है। अमीबा में जो अनडाइजेस्टेड फूड है which remains inside the food vacuole, it is thrown out with the help of membrane, so this is called egestion। बोलो बात समझ में आ गई? फटाफट 2 मिनट में मैं इसको समराइज कर देता हूं। ये तो पूरे स्टेप्स मैंने बना दिए डायग्राम से, और अगर कुछ लिखना है इसमें तो कैसे लिखेंगे? देखो ये तो नॉर्मल है अमीबा, it contains nucleus and there are some lysosomes,
साइटोप्लाज्म एटसेट्रा। ये एक्चुअली फर्स्ट स्टेप है। यहां पर क्या होगा, फूड पार्टिकल कम्स नियर टू अमीबा। सेकेंड स्टेप में it makes finger like projection which is called pseudopodia to engulf its food को engulf करने के लिए, and this process is called ingestion। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, pseudopodia is closed and the food particle gets inside the amoeba। अमीबा के अंदर चला गया, ऑलमोस्ट चला गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये चला गया। ठीक है, इंजेक्शन मतलब यहां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दिस फूड पार्टिकल एंटर्स इनटू द फूड वैक्यूल, ठीक है, फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप में लाइसोसोम कंबाइंस विद, ये लिखा भी हुआ है यहां पे तो इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, एज इट इज ये लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखा हुआ है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड। फिर उससे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, द एब्सॉर्ब्ड फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सेल, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। फाइनली एक सिंगल स्टेप क्या लिखेंगे कि द अनडाइजेस्टेड फूड विच रिमेन्स इनसाइड द फूड वैक्यूल इज थ्रोन आउट ऑफ द अमीबा सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, सो दिस इज द न्यूट्रिशन दैट इज फॉलोड इन अमीबा। ये अमीबा में न्यूट्रिशन फॉलो होता है इस तरह से। हमारे अंदर भी यही 5 स्टेप्स होंगे जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से हम खाना खाते हैं, वो खाना कहां कहां से होकर जाता है और फाइनली उस खाने का क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।